हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 12वीं के रसायन शास्त्र का 9th चैप्टर जिसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप सहसंयोजन संख्या है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का 2 महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा चुका है और मैं उन विद्यार्थियों को सजेस्ट करना चाहूँगा जो वे 2 वीडियो को नहीं देखे हैं वे ज़रूर उनको देख लें। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आपके बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिखलाई दे रहा है। ये जो क्वेश्चन है आपकी NCERT बुक का ये क्वेश्चन है। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए पढ़ रहा हूँ। जलीय विलयन में किए गए निम्नलिखित परीक्षणों के आधार पे निम्नलिखित यौगिकों में, यानी कि ये सभी यौगिक हैं, इन यौगिकों में धातुओं की द्वितीयक संयोजकता निकालनी है। इसमें धातु कौन है? प्लेटिनम है। इसमें निकेल है, इसमें प्लेटिनम है धातु, इसमें कोबाल्ट है धातु, इसमें प्लेटिनम है। तो इन सभी की क्या निकालना है? इन सभी का द्वितीयक संयोजकता निकालना है। ये सभी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये सभी डाटा दिया गया है, ठीक है ना। और इस डाटा की सहायता से आपको क्या निकालना है? द्वितीयक संयोजकता निकालना है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में यानी लेक्चर 2 में मैंने आपको वार्नर थ्योरी के बारे में पढ़ाया था कि वार्नर जी ने बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की 2 वैलेंसी होती है, 2 संयोजकताएं होती है। एक प्राथमिक संयोजकता होता है और एक द्वितीयक संयोजकता होता है। तो प्राथमिक संयोजकता मैंने बताया था कि प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करता है और द्वितीयक संयोजकता जो है वह कोऑर्डिनेशन नंबर उप सहसंयोजन संख्या को प्रदर्शित करता है। किसको क्या निकालना है? हमको द्वितीयक संयोजकता निकालना है, द्वितीयक संयोजकता। और वार्नर जी ने क्या बताया था कि द्वितीयक संयोजकता, और वहाँ हमने देखा भी था कि द्वितीयक संयोजकता किसको प्रदर्शित करती है? उप सहसंयोजन संख्या को प्रदर्शित करती है। तो आपको इस दिए गए डाटा के आधार पे निकालना है द्वितीयक संयोजकता। फिर से मैं विद्यार्थियों आपको बोलना चाहूँगा कि आप इसके पहले वाले वीडियो यानी कि वार्नर जो इसके पहले वाला वीडियो जो सेकेंड लेक्चर था उसमें वार्नर थ्योरी के बारे में बताया गया, उसको आप लोग जरूर देखें। वहाँ पे आपको प्राथमिक संयोजकता क्या है और द्वितीयक संयोजकता क्या है ये आपको वहाँ पे बताया गया। आपको बड़ी भली भांति आप वहाँ पे देख के समझ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इस डाटा के अनुसार हमको क्या निकालना है? द्वितीयक संयोजकता यानी कि उप सहसंयोजन संख्या निकालना है। तो कह रहा है कि ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, इस कंपाउंड में AgNO3 मिलाने पर, AgNO3 आप मिलाते हैं तो क्या मिल रहा है? तो अवक्षेप के रूप में AgCl मिल रहा है। क्या मिल रहा है? AgCl। तो ये AgNO3 मिला रहे हैं तो AgCl मिल रहा है और बता रहा है कि कितना मोल मिल रहा है, यानी कि 2 मोल AgCl यहाँ पे मिल रहा है। इस वाले कंपाउंड में AgNO3 डालते हैं इस वाले कंपाउंड में तो 2 मोल AgCl मिलेगा। इस वाले कंपाउंड में 3 नंबर कंपाउंड में अगर आप AgNO3 मिलाते हैं तो 1 भी मोल AgCl नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इस वाले कंपाउंड में AgNO3 मिलाते हैं तो कितना AgCl मिलेगा? 1 AgCl, यानी 1 मोल AgCl आपको PPT के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। ये सभी डाटा दिए हुए हैं। तो कह रहा है कि अगर इस वाले डाटा के अनुसार अगर हम देखें, पहले तो मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखूंगा, उसके बाद इसकी सहायता पे मैं द्वितीयक संयोजकता बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मोल AgCl प्राप्त हो रहा है? 2 मोल AgCl प्राप्त हो रहा है इस डाटा के अनुसार। तो 2 मोल AgCl प्राप्त करने के लिए इसमें से 2 क्लोरीन को मुक्त होना पड़ेगा। तो 2 क्लोरीन को मुक्त होने के लिए क्या होगा? कोष्टक से बाहर होना पड़ेगा, ठीक है। जो कोष्टक से बाहर होते हैं वही मुक्त हो पाता है। जो कोष्टक के इसको बोलते हैं गुरु कोष्टक, इसके अंदर जो रहता है वह कभी नहीं टूटता, यानी कि वह नहीं बाहर होगा, ठीक है ना। यहाँ से हमको 2 मोल AgCl प्राप्त करना है तो इसमें से कितने Cl की आवश्यकता होगी? तो 2 Cl माइनस की आवश्यकता होगी, यानी कि 2 Cl जो है वो बाहर होगा गुरु कोष्टक के। अब इस 2 Cl को छोड़ के बाकी सभी को हम गुरु कोष्टक के अंदर लिख दे रहे हैं। क्या है? PD बचा और Cl2 तो हम बाहर लिख दिए, बचा क्या? NH3 कितनी मात्रा में? 4 है, ठीक है। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी हम देखते हैं तो एक ये गुरु कोष्टक स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं। कितना मोल हमको? 2 मोल AgCl चाहिए। तो 2 मोल AgCl के लिए हमको क्लोरीन कितना निकालना पड़ेगा? बाहर 2, ठीक है। बचा अंदर कौन? निकेल और H2O यानी एक्वा कितना है?
6 है। अब इसमें कह रहा है कि अगर AgNO3 आप इस वाले कंपाउंड में मिलाते हैं दोस्तों, तो AgCl एक भी मोल नहीं प्राप्त हो रहा है, यानी कि एक भी Cl इस ब्रैकेट के बाहर नहीं रहेगा, क्योंकि एक भी AgCl प्राप्त नहीं हो रहा है। तो सभी कहाँ होंगे, अंदर रहेंगे। Pt अंदर रहेगा, फिर Cl4 अंदर रहेगा, फिर HCl जो है, जो कि 2 है, ये भी अंदर रहेगा। बाहर एक भी क्लोरीन नहीं रहेगा, क्योंकि AgCl एक भी मोल प्राप्त नहीं हो रहा है, 0 मोल प्राप्त हो रहा है, यानी कि AgCl प्राप्त हो ही नहीं रहा है। इसमें कह रहा है कि 1 मोल AgCl प्राप्त हो रहा है, तो एक Cl को हम बाहर रखेंगे, बाकी सभी को अंदर रखेंगे। क्या है, CO अंदर रहेगा, उसके बाद Cl2 अंदर रहेगा, क्योंकि 3 Cl में 1 Cl बाहर निकाल दिया मैंने, और 2 Cl बच गया, उसको लिख देंगे। और NH3 क्या है, 4 है, उसको भी हम लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी बोल रहा है कि एक भी मोल AgCl नहीं बनेगा, नहीं कि AgCl यहाँ इस वाले वैल्यू तक, इस वाले कंपाउंड में अगर इसको मिला दें तो बनेगा ही नहीं, यानी कि Cl बाहर नहीं रहेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक भी Cl को बाहर नहीं रखेंगे, बाकी सभी जितने भी हैं उस सभी को हम कहाँ लिख देंगे, एक कोष्टक के अंदर लिख देंगे। Cl2 है, फिर क्या है, NH3 है, NH3 यानी कि अमोनिया कितना है, 2 है। ठीक है, अब इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, द्वितीयक संयोजकता। तो द्वितीयक संयोजकता किसे कहते हैं, तो द्वितीयक संयोजकता जो है कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रदर्शित करता है, उपसंयोजन संख्या को प्रदर्शित करता है। और आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था, अगर ये सेकंड जो चैप्टर है आपके 12वीं के रसायन शास्त्र का जो दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि तनुघोल है, उसमें भी हम लोगों को पढ़ने को मिला है कि उपसंयोजन संख्या क्या है, कि एक कण के कुल पड़ोसी कणों की संख्या। मान लीजिए कि ये कण है और ये 4 से घिरा हुआ है, यानी कि 4 इसके पड़ोसी कण हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। तो एक कण के कुल पड़ोसी कणों की संख्या उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे आपको किसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, तो धातु का। तो यहाँ पे धातु Pd है, यहाँ पे धातु निकेल है, यहाँ पे धातु प्लेटिनम है, यहाँ पे धातु कोबाल्ट है, यहाँ पे धातु प्लेटिनम है। तो इन सभी का द्वितीयक संयोजकता निकालना है, यानी कि उपसंयोजन संख्या। तो आप इस स्क्वायर ब्रैकेट में देखें, प्लेटिनम कितने से घिरा हुआ है, तो 4 से घिरा हुआ है। तो 4 से घिरा हुआ है, तो इसका उपसंयोजन संख्या 4 होगा और द्वितीयक संयोजकता भी 4 होगा। इस कोष्टक में देखें तो निकेल जो है 6 से एकवा से, यानी कि 6H2O से घिरा हुआ है, तो इसकी द्वितीयक संयोजकता 6 हो जाएगी। इस वाले कंपाउंड में हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो ब्रैकेट के अंदर Pt है, इसका हमको निकालना है। तो 4 Cl से और 2 HCl से घिरा हुआ है, 4 2 कितना हुआ, 6। तो इसकी भी द्वितीयक संयोजकता 6 हो जाएगी। अब यहाँ पे कोबाल्ट जो है 2 क्लोरीन और 4 अमोनिया से घिरा हुआ है, तो इसकी भी द्वितीयक संयोजकता 6 हो जाएगी। अब प्लेटिनम जो है 2 क्लोरीन और 2 अमोनिया से घिरा हुआ है, तो कितना हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, 4। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 2 4 हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार ये सभी जो कंपाउंड दिए थे, इस कंपाउंड में यहाँ पे दिया गया था कि इतने मोल AgCl प्राप्त हुए। इससे आधार पे मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड निकाल दिया, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड निकालने के बाद मैंने आपको बता दिया कि इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी। तो दोस्तों, अब चलिए हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो भी है, इसके अंदर जो है ये है, इसको क्या कहते हैं, ये जो है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अंदर वाला जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, मतलब अंदर 2 तरह के होते हैं, एक होता है सेंट्रल मेटल एटम और एक होता है लिगेंड्स। ठीक है, और बाहर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रति आयन। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, चलिए उसको हम लोग देख। तो दोस्तों, आपके बोर्ड पे ये जो कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यानी कि उपसंयोजन यौगिक है। उपसंयोजन यौगिक में कौन सा बंधन होता है, तो हम सभी जानते हैं कि उपसंयोजन यौगिक में उपसंयोजक बंधन होता है। उपसंयोजक बंधन, अब देखिए इसमें क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो सबसे पहले मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग जो है उस चैप्टर से आगे बढ़ाऊँगा, यहाँ तक लेके आऊँगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लेके आऊँगा। तो होता है क्या है कि एक होता है लिविस बेस, क्या होता है, लेविस बेस। ठीक है, और एक होता है लेविस एसिड, लेविस एसिड। ठीक है, तो लेविस बेस के पास एक निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन होता है, और लेविस एसिड को एक निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो होता है ये डोनर होता है, यानी कि देने वाला होता है। कौन, दाता समूह होता है। और ये जो होता है एक्सेप्टर होता है, यानी कि लेने वाला होता है, यानी कि ग्राही समूह होता है। तो इसको जो है, यानी कि लेविस एसिड को
लेविस एसिड को इलेक्ट्रॉन जोड़ी की आवश्यकता होती है, जिसको कौन प्रदान करता है? तो लेविस बेस प्रदान करता है। लेविस एसिड को इलेक्ट्रॉन देता है तो एक बॉन्ड साइन करवाता है, कहता है कि ठीक है, लेविस एसिड से कहता है ठीक है मैं आपकी आवश्यकता को पूरा करूँगा, लेकिन आप जो है फिर आपको हमेशा मेरे साथ बंध के रहना पड़ेगा, यानी कि आप हमसे दूर नहीं जा सकते हैं। यानी कि ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। लेविस एसिड को इलेक्ट्रॉन देता है और कहता है, एक बॉन्ड साइन कराता है कि नहीं आपको अब हमेशा मेरे साथ जुड़ के रहना पड़ेगा। तो वैसे बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। और ऐसे यौगिक को कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि उपसंयोजक यौगिक। तो ये तो केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है, लेविस एसिड लेविस बेस। लेकिन यहाँ पे जो दाता समूह यानी कि डोनर की तरह, यानी कि लेविस बेस की तरह जो काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। और जो डोनर की तरह कार्य करता है, यानी कि जो दाता समूह की तरह कार्य करता है, उसको हम लोग कहते हैं लिगेंड्स। क्या कहते हैं? लिगेंड्स, ठीक है। और जो एक्सेप्टर की तरह कार्य करता है, यानी कि ग्राही की तरह कार्य करता है, लेविस एसिड की तरह कार्य करता है, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। तो इसको जो है केंद्रीय धातु परमाणु को लेविस एसिड की तरह इलेक्ट्रॉन जोड़ी की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति लिगेंड्स करता है और एक बॉन्ड साइन करवाता है कि ठीक है मैं आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति करूंगा, लेकिन आपको अब हमेशा मेरे साथ रहना है। तो इस प्रकार एक ब्रैकेट बन जाता है, ठीक है ना। और ये एक ब्रैकेट के अंदर एक गुरु कोष्ठक के अंदर रहते हैं। तो जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो दिया हुआ है, ये जो ब्रैकेट है, इसको हम लोग कहते हैं गुरु कोष्ठक। क्या कहते हैं? गुरु कोष्ठक। तो गुरु कोष्ठक के अंदर कौन कौन होता है? तो देखिए, गुरु कोष्ठक के अंदर लिगेंड होता है और सेंट्रल मेटल एटम होता है। कौन कौन होता है? लिगेंड्स प्लस सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ठीक है। गुरु कोष्ठक के अंदर कौन कौन होता है? लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये जो गुरु कोष्ठक है, इसके अंदर दो चीज़ें होती है, कौन? लिगेंड और एक सेंट्रल मेटल एटम्स या आयन, ठीक है। अब सेंट्रल मेटल एटम्स जो है वह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लेता है और लेके क्या करता है? लिगेंड से जुड़ा होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय परमाणु, क्या केंद्रीय परमाणु किसे कहते हैं? केंद्रीय परमाणु या आयन किसे कहते हैं? ये प्रश्न आता है। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वह परमाणु, वह धातु परमाणु जो लिगेंड से एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन लेके क्या होता है? जुड़ा होता है। जो लिगेंड से एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन लेके जुड़ा होता है, उसको हम लोग केंद्रीय परमाणु या आयन कहते हैं। और लिगेंड किसे कहते हैं? वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो सेंट्रल मेटल एटम को एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देके क्या होता है? जुड़ा होता है। यानी कि ये इससे जुड़ा होता है और ये इससे जुड़ा होता है, यानी कि ये दोनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बस फ़र्क ये होता है कि एक इलेक्ट्रॉन को लेता है और एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? प्रदत्त करता है। तो इसमें जो दाता समूह होता है उसको लिगेंड्स कहते हैं, और जो एक्सेप्टर या ग्राही समूह होता है उसको क्या कहते हैं? केंद्रीय परमाणु कहते हैं। अब हमेशा याद रखना है कि सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है? उसको आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन जोड़ी की, तो वह किससे लेता है? तो वह लिगेंड से लेता है। लिगेंड से याद रखना है कि लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जोड़ी सेंट्रल मेटल एटम को क्या करता है? प्रदत्त करता है, यानी कि प्रदान करता है। इस प्रकार इन दोनों के मध्य में एक बॉन्ड बनता है, जिस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और इस प्रकार वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पहचाने कैसे कि कौन सेंट्रल मेटल एटम है और कौन लिगेंड है। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको गुरु कोष्ठक के अंदर देखना है, बाहर देखना ही नहीं है। कहाँ देखना है? गुरु कोष्ठक के अंदर, बाहर नहीं देखना है। गुरु कोष्ठक के अंदर सबसे पहले मिलने वाला जो धातु है, सबसे पहले गुरु कोष्ठक के अंदर जाते आपको सबसे पहले जो मिलने वाला धातु है उसी को कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम, यानी केंद्रीय परमाणु। और अंदर जितने भी हैं,
अंदर जितने भी हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, वे सभी लिगेंड्स कहलाते हैं। अंदर जितने भी हैं, यहाँ तो केवल साइनो था, CN था, तो ये लिगेंड्स है। ठीक है, कोरू कोष्ठक के अंदर दो ही चीज़ें होती है, लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम्स कौन, तो गुरु कोष्ठक के अंदर सबसे पहला जो धातु परमाणु मिलता है उसी को हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। और उसके बाद गुरु कोष्ठक में अन्य जितने भी परमाणु अणु हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, लिगेंड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो है गुरु कोष्ठक के बाहर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो गुरु कोष्ठक के बाहर जो होता है उसको हम कहते हैं प्रति आयन। अब प्रति आयन कहीं भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है। अब देखिए इस वाले कंपाउंड में हम देखते हैं, तो इस वाले कंपाउंड में सबसे पहले जाएंगे, सबसे पहले गुरु कोष्ठक के अंदर जाएंगे। इसी के अंदर दो चीज़ें होंगी, कौन कौन, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स। ठीक है, तो इसके अंदर जाएंगे तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, कोबाल्ट मिलेगा। तो ये है आपका सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। और बाकी जितने भी हैं ये और ये सभी क्या हैं, लिगेंड्स हैं। यानी कि सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ के, सेंट्रल मेटल एटम को छोड़ के बाकी जितने हैं वो सभी क्या हैं, लिगेंड्स हैं। और उसके बाद गुरु कोष्ठक के पहले या बाहर जो भी आयन आता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रति आयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि आपके जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कौन कौन चीज़ होता है, ये समझने वाली बात है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम होता है, फिर लिगेंड्स होते हैं, फिर प्रति आयन होता है। ठीक है, तो इसका लैंग्वेज हम लोग देखते हैं, देखिए आप लोग। तो दोस्तों केंद्रीय परमाणु या आयन, सेंट्रल एटम से आयन किसे कहते हैं, तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में धातु का वह परमाणु या आयन जिससे लिगेंड क्या हो, सीधा जुड़ा होता है, उसे केंद्रीय परमाणु या आयन कहते हैं। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उसकी संरचना आप देखें तो उसकी संरचना में केंद्रीय परमाणु जो है वह बीच में रहता है, यानी सेंटर में रहता है, यही कारण इसको सेंट्रल एटम भी कहते हैं। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होता है, लिगेंड का जाल होता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम देखते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम यानी कि केंद्रीय परमाणु जो है, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में CO जो है वह बीच में होता है और ये जो है चारों तरफ इसके चारों तरफ क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको NH3 मिलेगा, यहाँ पे NH3, ठीक है, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3, यहाँ पे NH3 और यहाँ पे NH3। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसका ये है संरचना। इसकी संरचना में आप देखें कि केंद्रीय परमाणु जो है कहाँ होता है, बीच में होता है और इसके चारों तरफ ये सभी क्या होते हैं, लिगेंड इसके चारों तरफ घिरे रहते हैं। ठीक है, यही कारण है इसको हम लोग सेंट्रल एटम भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है, तो इस कंपाउंड में केंद्रीय परमाणु CO है। अब इस पे हम चार्ज देख लेते हैं, CO पे चार्ज होता है CO+3 इसके अनुसार। ठीक है, निकेल का हम यहाँ पे देख लेते हैं, मैं निकालना बताऊंगा आप लोगों को ऑक्सीजन संख्या बाद वाले वीडियो में। फिलहाल इसका हो जाएगा, इसमें कौन है केंद्रीय परमाणु, तो इसमें केंद्रीय परमाणु निकेल है। निकेल पे चार्ज क्या होगा, तो निकेल पे चार्ज होगा यहाँ पे निकेल 2+। ठीक है, यहाँ पे केंद्रीय परमाणु कौन है, तो सबसे पहले आने वाला ये जो कोष्ठक के अंदर जाएंगे सबसे पहले आपको धातु जो मिलेगा वही आपका केंद्रीय परमाणु, बाकी सभी जो है वो क्या है, लिगेंड्स कहलाते हैं। तो ये क्या है, केंद्रीय परमाणु। इस पर भी हम चार्ज देख लेते हैं, इस पर चार्ज होगा Fe3+। ठीक है, अब लिगेंड क्या है, तो केंद्रीय परमाणु जो लिगेंड से जुड़े होते हैं, लिगेंड जो अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें केंद्रीय परमाणु इससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं और लिगेंड जो है, केंद्रीय परमाणु लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और लिगेंड जो है केंद्रीय परमाणु को एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दे के क्या करता है, उससे जुड़ता है। ठीक है, तो वही है वह परमाणु या परमाणुओं का समूह। ठीक है, समूह जो केंद्रीय परमाणु से एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सीधे जुड़ता है। यहाँ पे केंद्रीय परमाणु से अमोनिया जो है एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन प्रदान करके क्या कर रहा है, इससे जुड़ रहा है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। अब जैसे इस वाले कंपाउंड में लिगेंड कौन है, तो ये सेंट्रल मेटल एटम है, बाकी सभी को इसको छोड़ के बाकी सभी जो जैसे अमोनिया इसमें लिगेंड्स है। अब इस वाले कंपाउंड में ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, इस वाले कंपाउंड में ये लिगेंड है, बाकी ये जो है सेंट्रल एटम है। ठीक है दोस्तों, तो केंद्रीय परमाणु या आयन हमने यहाँ समझा, लिगेंड्स के बारे में हमने समझा। तो दोस्तों अब आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और मैं
हमेशा की भांति फिर से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, और कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।